तो कैसे हैं आप सब। तो हमारा मतलब फर्स्ट वीडियो में चैप्टर हो गया था राजस्थान इतिहास के प्रमुख स्रोत, जो हम लैब असिस्टेंट की तैयारी करवा रहे हैं। उसमें से आज हमारा राजस्थान जीके का सेकंड चैप्टर है, अध्याय नंबर 2, प्रमुख प्रागैतिहासिक सभ्यताएं। तो स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर को जल्दी से बिना टाइम खर्च किए, क्योंकि लॉन्ग वीडियो लंबी जाने वाली है। तो प्रमुख प्रागैतिहासिक सभ्यताएं, फर्स्ट में आएगा अपना बागोर भीलवाड़ा। प्रिय छात्रों, किसी भी सभ्यता का विकास किसी नदी के किनारे से होता है, क्योंकि जल ही जीवन है। जल की आवश्यकता खेती के लिए और अन्य उपयोगों के लिए पड़ती है। इसी प्रकार भीलवाड़ा जिले की मांडल तहसील में कोठारी नदी के तट पर स्थित इस पुरातात्विक स्थल का उत्खनन 1967 से 1968 मतलब 1967-68 से 1969-70 की अवधि में राजस्थान राज्य के पुरातत्व विभाग एवं दक्कन कॉलेज पुणे के तत्वाधान में श्री वी.एन. मिश्र एवं डॉक्टर एल.एस. लेसनी के नेतृत्व में हुआ है। ठीक है। यहाँ से मध्य पाषाणी काल, लघु पाषाण काल उपकरण व वस्तुएं प्राप्त हुई। भागोर के उत्खनन में प्राप्त प्रस्तर उपकरण काल विभाजन के क्रम से 3 चरणों में विभाजित किए गए हैं। प्रथम चरण 3000 वर्ष ईसा पूर्व से लेकर 2000 ईसा पूर्व तक। द्वितीय चरण है अपना 500 वर्ष ईसा पूर्व से लेकर प्रथम ईसवी सदी तक की मानव सभ्यता की कहानी कथा है। इन पाषाण उपकरणों को स्फटिक यानी क्वार्टज एवं चर्ट पत्थरों से बनाया जाता है। इनमें मुख्यतः पृथक यानी फ्लेक, फलक, ब्लेड एवं उपखंड यानी चिप बनाए जाते हैं। ये उपकरण आकार में बहुत छोटे होते हैं। लघु असम उपकरण माइक्रोलिथ्स थे। भागोर में उत्खनन में पाषाण उपकरणों के साथ साथ मानव कंकाल भी प्राप्त हुआ था। यहाँ पाए गए लघु पाषाण उपकरणों में ब्लेड, छिद्रक, स्क्रैपर, भेदक एवं चांदिक आदि मुख्य प्रमुख हैं। ये पाषाण उपकरण चर्ट, जेस्पर, चार्लेसनी, एगेट, क्वार्टज, फ्लिंट जैसे कीमती पत्थरों से बनाए जाते हैं। यह आकार में बहुत छोटे आधे से पौने इंच के औजार थे। ये छोटे उपकरण संभवतः किसी लकड़ी या हड्डी के बड़े टुकड़ों पर आगे लगा दिए जाते थे। इन्हें मछली पकड़ने, जंगली जानवरों को शिकार करने, छीलने, छेद करने आदि कार्यों में प्रयुक्त किया जाता था। इन उपकरणों से यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय आखेट करना एवं कंदमूल, फल एकत्रित करने की स्थिति पर प्रकाश डालता है। यहाँ के प्रारंभिक स्तरों पर घर या फर्श के अवशेष नहीं मिलना साबित करता है कि यहाँ मानव घुमक्कड़ जीवन जीता होगा। भागोर में द्वितीय चरण के उत्खनन में केवल पाँच ताम्र उपकरण मिले, जिनमें से एक सुई 10.5 सेंटीमीटर लंबी थी। 10.5 सेंटीमीटर लंबी। उसके बाद एक मिला था यहाँ पर कुंताग्र यानी स्पेयर हेड के एक त्रिभुजाकार शस्त्र, जिसमें दो छेद प्रमुख हैं। इस चरण के उत्खनन में मकानों के अवशेष भी मिले हैं, जिससे पुष्टि होती है कि इस समय मनुष्य ने एक स्थान पर स्थायी जीवन जीना प्रारंभ कर दिया है। तो दोस्तों मतलब ये वीडियो अपनी 2 पार्ट में करेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा चैप्टर है, तो इसको मतलब विस्तार से पढ़ेंगे ना तो 2 चैप्टर लग जाएंगे। पार्ट 1 में वीडियो मैं 15 मिनट की बनाऊंगा, उसके बाद 15 मिनट की अलग बनाऊंगा, तो उसमें कवर हो जाएगा। 2 पार्ट में अपना सिलेबस कवर हो जाएगा। तो देखते हैं। इस काल की प्राप्ति हड्डियों में गाय, बैल, मृग यानी होता है अपना ये क्या बोलते हैं उसको, मृग यानी आता है यार, भूल गया मैं। इस काल की प्राप्ति हड्डियों में गाय, बैल, मृग, चीतल, बाहर सिंह, सूअर, गीदड़, कछुआ आदि के अवशेष मिले हैं। कुछ जली हुई हड्डियां एवं मांस के भुने जाने के प्रमाण मिलने से अनुमान है कि इस काल का मानव मांसाहारी भी तथा कृषि करना सीख चुका है। उत्खनन के तृतीय चरण में हड्डियों के अवशेष बहुत कम होना स्पष्ट करता है। इस काल 500 ईस्वी पूर्व से ईसा की प्रथम सदी में मानव संस्कृति में कृषि की प्रधानता हो गई थी। उसके बाद हम पढ़ेंगे उत्खनन। भागोर उत्खनन में कुल 5 कंकाल प्राप्त हुए, जिनसे स्पष्ट होता है कि शव को दक्षिण, पूर्व, उत्तर, पश्चिम में लटकाया जाता है तथा उसकी टांगें मोड़ दी जाती थी।
मोड़ दी जाती थी। सभ्यता के तृतीय चरण में शव को उत्तर दक्षिण में लिटाने एवं टांगें सीधी करने के प्रमाण मिले हैं। शव को मोती के हार, तांबे के लटकन, मृदभांड, मांस आदि सहित दफनाया जाता है तथा खाद्य पदार्थ व पानी हाथ के पास रखे जाते तथा अन्य वस्तुएं आगे पीछे रखी जाती थी। तृतीय चरण के एक कंकाल पर ईंटों की दीवारें भी मिली हैं जो समाधि बनाने के द्योतक हैं। मिट्टी के बर्तन यहाँ के द्वितीय चरण एवं तृतीय चरण के उत्खनन में मिले हैं। द्वितीय चरण में मृदभांड मटमैले रंग के, कुछ मोटे व जल्दी टूटने वाले थे। इनमें सरावतने, तस्तरियाँ, कटोरे, लोटे, थालियाँ, तंग, मुँह के घड़े एवं बोतलें आदि मिली हैं। ये मृदभांड रेखा वाले तथा परंतु इन अलंकरणों का अभाव था। ऊपर से लाल रंग लगा हुआ था। ये सभी हाथ से बुने हुए हैं। तृतीय चरण के मृदभांड पतले एवं टिकाऊ हैं तथा चाक से बुने हुए। इन पर रेखाओं के अवशेष मिले हैं परंतु अलंकरण बहुत कम मिले हैं। आभूषण। भागोर सभ्यता में मोतियों के आभूषण तीनों स्तरों के उत्खनन में प्राप्त हुए। हार तथा कान की लटकानों में मोती बहु यातायात से प्रयुक्त किए जाते हैं। ये मोती एगेट, इंद्रगोप व कांच के बने होते थे। मकान। भागोर में मकानों के अवशेष द्वितीय एवं तृतीय चरण में प्राप्त हुए। हार तथा कान की लटकानों में मोती बहु यातायात से प्रयुक्त किए जाते थे। मोती एगेट, इंद्रगोप व कांच के बने होते थे। मकान। अब यहाँ के मकान आते हैं। भागोर में मकानों के अवशेष द्वितीय एवं तृतीय चरण में प्राप्त हुए। मकान पत्थर के बने होते हैं। फर्श में भी पत्थरों को समतल कर जमाया जाता था। अब भागोर में मध्य पाषाणकालीन पुरावशेषों के अलावा लौह युग के उपकरण भी प्राप्त हुए। इस सभ्यता के प्रारंभिक निवासी आखेट कर अपना जीवन यापन करते थे। परवर्ती काल में पशुपालन करना सीख गए थे। बाद में उन्होंने कृषि कार्य भी सीख लिया। कालीबंगा की सभ्यता। कालीबंगा की सभ्यता एक नदी के किनारे बसी हुई थी। नदी का नाम है सरस्वती नदी। द्वेष नदी, मृत नदी, नर नदी के नाम से भी जाने जाते हैं। यह सभ्यता हनुमानगढ़ जिले में विकसित हुई थी। हनुमानगढ़ जिले में एक अन्य सभ्यता जिसे पीलीबंगा की सभ्यता कहते हैं विकसित हुई। इस सभ्यता की खोज। इस सभ्यता की सबसे पहले जानकारी देने वाले एक पुरातत्ववेत्ता एवं भाषा शास्त्री एलिपी टेस्सीटोरी थे। इन्होंने ही इस सभ्यता के बारे में सबसे पहले परिचय दिया, लेकिन इस सभ्यता की तरफ किसी का पूर्ण रूप से ध्यान नहीं था, इसलिए इसकी खोज नहीं हो पाई। इस सभ्यता की खोजकर्ता अमलानंद घोष हैं। इन्होंने 1952 में सबसे पहले इस सभ्यता की खोज की गई थी। इनके बाद इस सभ्यता की खोज दो अन्य व्यक्तियों के द्वारा भी की गई थी जो 1961 से 1969 तक चली थी। 1961 से 1969 तक चली थी ये। फिर आता है अपना ब्रजवासी लाल, बीबी लाल, बीके के बालकृष्ण थापर। इन्हीं दोनों ने इस सभ्यता की विस्तृत रूप से खोज की थी। एलपी टेस्सीटोरी के बारे में। ये इटली के निवासी थे। इनका जन्म 1887 में हुआ और ये अप्रैल 1914 ईस्वी में भारत मुंबई आए। जुलाई 1914 में ये जयपुर राजस्थान आए। बीकानेर राज्य इनकी कर्मस्थली रहा। उस समय के तत्कालीन राज्य महाराज गंगा सिंह जी ने इन्हें अपने राज्य के सभी प्रकार के चारण साहित्य लिखने की जिम्मेदारी दी। बीकानेर संग्रहालय में भी इन्होंने बनवाया। ये एक भाषा शास्त्री एवं पुरातत्वविद थे। उन्होंने राजस्थानी भाषा के 2 प्रकार बताए। अब देखते हैं कौन कौन से प्रकार हैं। प्रथम बताया इन्होंने पूर्वी राजस्थान, द्वितीय अपना पश्चिमी राजस्थान। इस सभ्यता का कालक्रम कार्बन डेटिंग पद्धति के अनुसार 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना जाता है। कालीबंगा शब्द सिंधी भाषा का एक शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। इस स्थल के काले रंग की चूड़ियाँ बहुत सारी ढेर
बहुत सारे ढेर प्राप्त हुए, इसलिए इस सभ्यता को कालीबंगा सभ्यता का नाम दिया गया। कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? काले रंग की चूड़ियाँ। उसके बाद कालीबंगा सभ्यता भारत की ऐसी पहली सभ्यता स्थल है जो स्वतंत्रता के बाद खोजी गई थी। यह एक कांस्य युगीन सभ्यता है। हनुमानगढ़ जिले में इस सभ्यता से संबंधित जो भी वस्तुएं प्राप्त हुई उनको सुरक्षित रखने के लिए राजस्थान सरकार के द्वारा 1985-86 में कालीबंगा संग्रहालय की स्थापना की गई थी। यह संग्रहालय हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। इस सभ्यता की विशेषताएं: इस सभ्यता की सड़कें एक दूसरे के समकोण पर काटती हैं। इस सभ्यता की सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। सभ्यता की सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। इस सभ्यता की सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं, इसलिए यहाँ पर मकान बनाने की पद्धति को ऑक्सफोर्ड पद्धति कहते हैं। इस पद्धति को जाल पद्धति, ग्रीक चेम्सफोर्ड पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। दोबारा पढ़ेंगे इसको कि इस सभ्यता की सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं, इसलिए यहाँ पर मकान बनाने की पद्धति को ऑक्सफोर्ड पद्धति कहते हैं। इस पद्धति को जाल पद्धति, ग्रीक चेम्सफोर्ड पद्धति के नाम से जाना जाता है। मकान कच्ची एवं पक्की ईंट के बने हुए थे। आरंभ में ये कच्ची ईंटें थी, इसलिए इस सभ्यता को दीनहीन सभ्यता भी कहते हैं। ईंटों का आकार 30 × 15 × 7.5 मतलब 30 मतलब 30 तो ऊंचाई, 15 चौड़ाई और 7.5 फीट इसकी लंबाई होगी। इन मकानों की खिड़की दरवाजे पीछे की ओर होते थे। यहाँ पर जो नालियाँ बनी हुई थी वो लकड़ी यानी काष्ठ की बनी होती हैं, जो आगे चलकर इन्हीं नालियों का निर्माण पक्की ईंटों से होता है। विश्व में एकमात्र ऐसा स्थान जहाँ लकड़ियों की बनी नालियाँ मिली हैं यह कालीबंगा स्थल है। विश्व में एकमात्र ऐसा स्थान जहाँ लकड़ियों की बनी नालियाँ मिली होती हैं वह कालीबंगा स्थल है। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना गया है कि ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ पर एकमात्र लकड़ियों से बनी हुई नालियाँ मिलती हैं, तो वो है कालीबंगा स्थल। विश्व की प्राचीनतम जूते हुए खेत के प्रणाली सभ्यता से मिले हैं। यहाँ पर मिले हुए मकानों के अंदर की दीवारों दरारें मिलती हैं, इसलिए माना जाता है कि विश्व में प्राचीनतम भूकंप के प्रमाण यहीं से प्राप्त होते हैं। यहाँ के लोग एक साथ में 2 फसलें करते थे, अर्थात फसलों के होने के प्रमाण भी यहीं से मिलते हैं, और जौ और गेहूँ। यहाँ पर उत्खनन के दौरान यज्ञ कुंड, अग्नि वेदिकाएँ प्राप्त हुए। यहाँ के लोग बलि प्रथा में भी विश्वास रखते थे। इस सभ्यता का फालतू जीव कुत्ता था। इस सभ्यता के लोग ऊँट से भी परिचित थे, इसलिए इसके अलावा गाय, भैंस, भेड़, बकरी, घोड़ा से भी परिचित थी। इसमें में प्राचीनतम नगर के प्रमाण यहीं से मिल रहे हैं, इसलिए इसे नगरीय सभ्यता भी कहते हैं। इम्पोर्टेंट बनता है यहाँ से, इसीलिए इसे नगरीय सभ्यता भी कहते हैं। यहाँ पर मूर्ति पूजा, देवी देवता के पूजन, चित्रकन या मूर्ति का कोई प्रमाण नहीं मिला। यहाँ पर समाधि प्रथा का प्रचलन था। यहाँ पर समाधि 3 प्रकार की मिलती है, अर्थात 3 प्रकार से मृतक का अंतिम संस्कार किया जाता है। अंडाकार गड्ढा खोदकर व्यक्ति को दफनाना। इस गड्ढे में व्यक्ति का सिर उत्तर की ओर, दक्षिण की ओर, मतलब सिर तो उत्तर की ओर और पैर दक्षिण की ओर होते थे। उसके बाद अंडाकार गड्ढा खोदकर मतलब अंडाकार गड्ढा खोदकर व्यक्ति को तोड़ मरोड़ कर इकट्ठा करके दफनाना। एक गड्ढा खोदकर व्यक्ति के साथ आभूषण को दफनाना। और दूसरा आता है अपना स्वास्तिक चिन्ह का परिमाण इसी कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त हुआ, इसलिए इस स्वास्तिक चिन्ह का प्रयोग यहाँ के लोग वास्तु दोष दूर करने के लिए करते थे। कालीबंगा सभ्यता और मेसोपोटामिया सभ्यता की समानता के प्रमाण बेलनाकार बर्तन में मिलते हैं। यहाँ एक कपाल मिला जिसमें 6 प्रकार के छेद थे, जिससे अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ के लोग शल्य चिकित्सा से परिचित थे, अर्थात शल्य चिकित्सा के प्राचीनतम प्रमाण इसी सभ्यता से मिले हैं। यहाँ पर एक सिक्का प्राप्त हुआ जिसके एक ओर स्त्री का चित्र है, दूसरी ओर चीता
का चित्र बना हुआ है, अर्थात अनुमान लगाया जा सकता है कि यहाँ पर परिवार की मातृसत्तात्मक प्रणाली का प्रचलन था। मातृसत्तात्मक प्रणाली का प्रचलन था। कालीबंगा सभ्यता को सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा जाता है। इम्पोर्टेंट है। कालीबंगा सभ्यता को सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा जाता है। कालीबंगा सभ्यता में पुरोहित का प्रमुख स्थान होता था। इस सभ्यता के लोग मध्य एशिया में से व्यापार करते थे। इसका प्रमाण सामूहिक तंदूर से मिलता है, क्योंकि तंदूर मध्य एशिया से संबंधित हैं। इस सभ्यता के भवनों का फर्श सजावट एवं अलंकृत के रूप में मिलती हैं। कालीबंगा वासियों का सामाजिक जीवन, इनका सामाजिक जीवन देखेंगे। उत्खनन से अनुमान लगाया जाता है कि कालीबंगा के समाज में धर्मगुरु, पुरोहित, चिकित्सक, कृषक, कुंभकार, बढ़ई, सुनार, दस्तकार, जुलाही, ईंट एवं मन के निर्माता, मर्दा निर्माता, व्यापारी आदि धंधों के लोग निवास करते थे। कालीबंगा वासियों के नागरिक जीवन में त्योहार एवं धार्मिक उत्सवों का पर्याप्त महत्व था। इसके साथ ही खिलौने, पासे, मत्स्य कांटे आदि के अवशेष से अनुमान है कि इनके जीवन में मनोरंजन का पर्याप्त महत्व था। संभवतः ये शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों होते थे। खाद्य सामग्रियों में फल फूल, दूध, दही, जौ, गेहूँ, मांस आदि का प्रयोग होता था। मृतक संस्कार। कालीबंगा में निवासियों को 3 प्रकार की समाधियाँ मिली थीं। शवों को अंडाकार गड्ढे में उत्तर की ओर सिर रखकर मृत्यु संबंधी उपकरणों के साथ गाड़ते थे। दूसरे प्रकार की समाधियों में शव की टांगें समेटकर गाड़ा जाता था। तीसरे प्रकार में शव के साथ बर्तन को एक सोने एवं मणि के दानों में ये माला से विभूषित कर गाड़ा जाता था। उत्खनन में जो समाधान प्राप्त हुए, उनसे यह स्पष्ट हो जाता है कि वे मृत्युपरांत किसी न किसी प्रकार का विश्वास अवश्य रखते थे, क्योंकि मृतकों के साथ खाद्य सामग्री, आभूषण, मन के दर्पण तथा विभिन्न प्रकार के भांड आदि रखे जाते थे। यहाँ मोहनजोदड़ो की भांति लिंग, मातृ शक्ति आदि की मूर्तियाँ नहीं मिली, जिससे यहाँ के निवासियों की धार्मिक भावना का पता नहीं चल पाया। यहाँ की लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी, साथ ही अक्सर एक दूसरे के ऊपर कूदे हुए प्रतीत होते थे। आर्थिक जीवन। कालीबंगा के प्रभाव शेषों ने अनुमान लगाया जा सकता है कि अधिकांश क्षेत्र का जीवन सामान्य रूप से समृद्ध था। सुख एवं समृद्धि के लिए लोगों ने विभिन्न साधनों का उपयोग किया। कालीबंगा के निवासी कौन कौन से पशु पालते थे, इसका ज्ञान हमें पशुओं के अस्थि अवशेषों, मृद पात्रों पर किए गए चित्रांकनों, मुद्रांकनों तथा खिलौनों से होता है। यह भेड़, बकरी, गाय, भैंस, बैल, भैंसा तथा सूअर आदि पशुओं को पालते थे। कालीबंगा के निवासी ऊँट भी पालते थे। कुत्ता भी उनका पालतू जीव था। सरस्वती 10 दीर्घ नदियों द्वारा लगाई जाने वाली मिट्टी कृषि जन्य उत्पादों के लिए बहुत उपजाऊ थी। इसमें से वे गेहूं की खेती करते थे। हल लकड़ी के रहे होंगे। सिंचाई के लिए नदी जल एवं वर्षा पर निर्भर थे। कालीबंगा के कृषक निश्चय ही अतिरिक्त उत्पादन करते थे। हड़प्पा सभ्यता के नगरों को समृद्धि का प्रमुख कारण व्यापार एवं वाणिज्य था। यह लाल व स्थल दोनों मार्गों से होता था। लोथल, गुजरात इस सभ्यता में तत्कालीन युग का एक महत्वपूर्ण सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र था। कालीबंगा में मुख्यतः हड़प्पा संस्कृति के मुख्य केंद्रों को अनाज, मनके, तांबा उपयोग जाता था। तांबे का प्रयोग अस्त्र शस्त्र तथा दैनिक जीवन में उपयोग आने वाला उपकरण, बर्तन एवं आभूषण बनाने में होता था। स्थानीय उद्योगों से प्राप्त विकसित थे। कुंभकार का माद्रभांड उद्योग अत्यंत विकसित था। वह विभिन्न प्रकार के मृदभांड चाक पर बनता था, जिन्हें मृदभांड में अच्छी तरह पकाया जाता था। मृदभांड में मुख्य रूप से मृतबान, कलश, बिकर, तस्तरियाँ, प्याले,
टोटीदार बर्तन, दृढ़ बांड एवं थाली शामिल हैं। हस्त निर्मित कुछ बड़े मातृभांडे प्राप्त हुए जो संभवतः अन्न आदि संग्रह के काम में लिए जाते हैं। इन मृदभांडों पर काले एवं सफेद वर्णों को से चित्रण किया जाता था, जिससे आड़ी तिरछी रेखाएं, लूप बिंदुओं का समूह, वर्ग जालक, त्रिभुज, तिरंगाकार रेखाएं, अर्धवृत्त एक दूसरे को काटते हुए स्वर्गों का समूह आदि प्रारूप था। इसके अतिरिक्त पीपल की पत्तियों तथा चौपोतियां, फल आदि व वनस्पतिक पादपों का अंकन भी प्राप्त हुआ। उसके बाद हम चौहान वंश तो सेकंड पार्ट में करेंगे। आज तक हमारा ये मतलब अभी तक हमने कालीबंगा सभ्यता किया था। उसके बाद सेकंड वीडियो आएगी, उसमें चौहान वंश का इतिहास करेंगे। सेकंड पार्ट देखना, ठीक है।